हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर से आई हूँ आप सबके लिए लेके एक एमसीक्यू पीवाईक्यूज, एक पेपर सॉल्यूशन जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली आपकी क्या चल रही है, पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, तो उनको अपन कंटिन्यू रखते हुए लेके आ रहे हैं। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए 2015 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो लेके आई हूँ। इसमें क्या रहेगा, देखो अपन कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, पूरा पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं कि साइंस के जितने भी क्वेश्चन है, साइंस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं 30 क्वेश्चन अपन इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि मेन चीज़ देखो इसमें क्या है, मेन चीज़ देखो क्या है इसमें कि 30 क्वेश्चन जो मेंस में आ रहे हैं साइंस के, अपन को उनको क्या करना है, अपना सही करना है कि अपना एक भी गलत क्वेश्चन नहीं हो। जैसे मैं आपको कंटिन्यूसली बता रही हूँ कि साइंस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन में देखो क्या आता है, अब 30 क्वेश्चन में देखो अपना क्या आएगा। साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, साइंस में देखो कौन कौन सा पोर्शन आएगा, बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा, ठीक है, फिजिक्स आएगा। देन क्या आएगा आपका, केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री आएगा। अपन को क्या करना है, इन तीनों पोर्शन को अच्छे से स्टडी करना है। अपन क्या करना है, इन तीनों पोर्शन को क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। लेकिन अपन ये पीवाईक्यूज या पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ क्यों लेके आ रहे हैं, अपन ये सॉल्यूशन की सीरीज़ इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि अपन को आइडिया लग जाए, अपन को एनालिसिस हो जाए कि किस तरीके से अपन को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारी प्रिपरेशन करनी है। जिस तरीके से क्या करें, अपन उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सके कि अपन को कौन सा पोर्शन किस तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या रहेगा, देखो 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है अपन उसको क्या करेंगे, पूरे को एनालिसिस करेंगे। जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारों को अपन को क्या करना है, डीप स्टडी करना है। अब देखो इसमें आपका क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ या क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। क्या रहेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई सेल्ड सेकेल्ड लाइम रिएक्टेड विथ क्लोरीन गैस। यानी कि अपन जो बुझा हुआ चूना है, अपना शुष्क बुझा हुआ चूना है, उसको क्लोरीन के साथ क्या करवाएंगे, क्लोरीन के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा, बेकिंग सोडा फॉर्म होगा, वॉशिंग सोडा फॉर्म होगा, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होगा। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म होगा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म। विरंजक चूर्ण बनता है इसमें, किस में बनेगा, जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ करवाएंगे, सॉरी। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। अब देखो जीव विज्ञान क्या है, अपनी बायोलॉजी है, ठीक है। जीव विज्ञान क्या है अपनी, जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी है तो देखो अपन देखते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान है, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान है। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु सर क्या है, जीव विज्ञान के जनक है, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं अपन जो बायोलॉजी की दो ब्रांच है ना, उनके जनक कौन कौन है, ठीक है। अब ये देखो जीव विज्ञान की पहली ब्रांच कौन सी है, जूलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं अपन, जंतु विज्ञान। देन सेकंड क्या है, बॉटनी। क्या है, बॉटनी, जो क्या है, पादप विज्ञान। क्या है, पादप विज्ञान। अब ये देखो जो अरस्तु है वो एक तो जनक है किसके, अरस्तु एक तो जनक किसके हैं, बायोलॉजी जो है अपनी उसके कौन है, अरस्तु जनक है। देन जो ये अपनी जूलॉजी है इसके जनक और कौन है, इसके जनक भी कौन है, अरस्तु है। देन जो ये अपनी बॉटनी बच गई, बॉटनी इसके कौन है, इसके हैं अपने थ्रियोफ्रैक्टस। थ्रियोफ्रैक्टस क्या है, जो बॉटनी है अपनी उसके जनक है, ठीक है। आई होप ये दोनों कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होंगी। थ्रियोफ्रैक्टस अरस्तु, अरस्तु ने क्या किया है, बायोलॉजी की भी खोज किसने करी है, अरस्तु की करी है। देन जंतु विज्ञान है उसकी खोज भी किसने करी है, अरस्तु ने करी है। किसने करी है, अरस्तु ने करी है, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो है अपना, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एक्शन वर्ब्स? यानी कि टू सी देखना, रेखांकित करना, सुनना, जानना। अब ये देखो, रेखांकित करना और सुनना ये दोनों क्या है? एक्शन वर्ब्स हैं। क्या है? कार्य सूचक क्रिया है। क्या है ये? एक्शन वर्ब्स है। क्या है? एक्शन वर्ब्स है। अब ये देखो, ये जिसने भी ये दोनों ऑप्शन लगाए थे उस टाइम दोनों को मार्क मिले थे, यानी कि उन्होंने इन दोनों ऑप्शन को क्या माना है? उन्होंने इन दोनों ऑप्शन को क्या माना है? राइट माना था। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को क्या किया था? राइट माना था। तो इन्होंने क्या किया? इन दोनों ऑप्शंस को नंबर दिए थे। जिन्होंने भी ये दोनों आंसर लगाए थे उनको नंबर मिले थे। ठीक है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों को अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा दी। साइंस इज ए अटेम्प्ट टू मेक द चॉइटिक डाइवर्सिटी टू सेंस एक्सपीरियंस correspond to logically uniform system of thought. above mentioned definition of science is given by। ये जो डेफिनेशन थी पूरी, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी बाल केंद्रित विधि है? प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि। अब ये देखो, ये जो तीनों विधि है ना, वे सारी क्या है? बाल केंद्रित, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है उनका क्या है? ये तीनों चारों विधियां हैं इनमें आती हैं। ठीक है, देन चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? यानी कि जो हु हैज़ गिवन टेक्सोनॉमी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो शिक्षण उद्देश्य थे उनका वर्गीकरण किसने दिया? रॉबर्ट मिलर ने दिया, या फिर एनी ग्राउंडलैंड ने दिया, बीएस ब्लूम ने दिया, या हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया? वो किसने दिया? बीएस ब्लूम ने दिया। किसने दिया? बीएस ब्लूम ने दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो, शाखीय अभिकर्मित अनुच्छेदन के जनक थे। शाखीय अभिकर्मित अनुच्छेदन के जनक कौन थे? बी एफ स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस एफ गिलफर्ट, या थॉर्नडाइक। इसके जनक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर। इसके जनक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, देन चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? निम्न में से कौन सी क्रिया शिक्षा या विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? श्यामपट्ट, विज्ञान मेला, पाठ्य पुस्तक। अब देखो, ये जो तीनों चीजें हैं अपनी, ये तो स्टडी में ऑलरेडी एडेड हैं। ऑलरेडी क्या है? एडेड हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? ऑलरेडी कंपलसरी है, ऑलरेडी एडेड है। यानी कि जो और हेल्प करती हैं अपने, और जो पढ़ने में हेल्प करेंगी, वो कौन सी चीज़ें रहेंगी? वो रहेंगी साइंस फेयर्स, यानी कि जो विज्ञान मेले होते हैं वो क्या रहेंगे? इसमें हेल्प करेंगे अपने। ठीक है, वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑडियो एड? यानी कि इनमें से कौन सी सर्वे सामग्री है? इनमें से कौन सी सुनने की चीज है? OHP, एपिडाडायोस्कोप, ग्रामोफोन, या मायादीप। इनमें से देखो, ग्रामोफोन पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। या तो ये ऑप्शन दे देगा आपको कि इन चारों में से कौन सी ऑडियो के लिए यूज़ की जाती है, या ऐसा कोई ऑप्शन दे देंगे जिनमें ग्रामोफोन पे क्वेश्चन बनेगा। इसमें मैंने कंटिन्यूसली देखो 4 या 5 पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, जिनमें से मैंने 3 या 4 में से ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन देखा है। और इसी को नहीं, इसी तरीके से देखा है मैंने क्वेश्चन। ऐसे भी नहीं है कि कुछ अलग तरीके से इसको पुटअप किया है या नया क्वेश्चन बनाया है। इसी तरीके से मैंने इसको क्या किया है? कंटिन्यूसली देखा है। तो इसका ऑप्शन या राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा इसका ग्रामोफोन। ठीक है, क्या रहेगा? ग्रामोफोन। मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों के लिए? केवल प्रश्न पत्र तैयार करना, टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, अधिगम करता, उपलब्धि जानना या सुधार लाना। ठीक है, टू मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना। ये देखो, ये वाला तो कतई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये वाला तो कतई नहीं होगा। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली, परीक्षा करवाना इसका कतई
मेन पर्पस नहीं होगा। टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल्स में। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। अब देखो मूल्यांकन होता है तो उसमें क्या रहता है कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्या अपन को उसमें सुधार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या रहती हैं इसमें, इसमें आती हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका बी ऑप्शन, क्या रहेगा बी ऑप्शन इसका रहेगा राइट। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपचारात्मकता शिक्षण किसका अंतिम चरण है? वॉज लास्ट स्टेप टू रिमाइंडल टीचिंग, यानी कि रिमाइंडल टीचिंग या उपचारात्मकता शिक्षण किसका अंतिम चरण है? इसका अंतिम चरण कौन है? निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग इसका अंतिम चरण है। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? अब देखो अंडाशय होता है, अंडाशय भी अगुणित नहीं होता है, परागकोश भी अगुणित नहीं होता है, फ्लावर भी अगुणित नहीं होता है। तो इसमें अगुणित क्या होता है? गैमिट। जो युग्मक होता है वो क्या होता है? गैमिट जो होता है वो क्या होता है? गैमिट जो होता है वो होता है अगुणित। ठीक है, क्या होगा? है गुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी हैं स्पेक्ट्रोकोकस, पेनिसिलियम, साल्मोनेला, उपयुक्त सभी। इनमें से देखो पेनिसिलियम अपने लिए लाभदायक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक दिक्कत ये है कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है? कवक है, फंगस। क्या है? फंगस है। तो ये अपने लिए लाभदायक तो है, लेकिन ये क्या है, इससे पेनिसिलिन प्राप्त होता है, लेकिन ये लाभदायक तो है, लेकिन क्या है ये कवक है। ठीक है, देन उसके बाद क्या? साल्मोनेला, साल्मोनेला भी नहीं आएगा इसमें। ये क्या करता है? ये तो डिजीज कोज करता है। ठीक है, ये क्या करता है? डिजीज कोज करता है। और ये वाला कैसे क्वेश्चन आउट हो गया इसमें? इस वजह से क्वेश्चन आउट हो गया क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है। अपन को क्या पूछा है इसमें? जीवाणु पूछा है, बैक्टीरिया पूछा है, तो ये क्या रहेगा इसमें? ये नहीं आएगा। अब ये दो स्पेक्ट्रोकोकस की क्या होती है? एक ब्रीड होती है या एक प्रजाति होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगी? प्रेजेंट होगी। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगी। जो क्या करेगी? अपना जो फूड ब्रेक है, फूड को क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी। क्या करेगी? ब्रेक डाउन। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेगी? जो भी डिजीज होती है उससे अपन को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, अपनी रक्षा करेगी उसके लिए। ठीक है, क्या करेगी? डिजीज से बचाएगी, डिजीज से बचाएगी, बचाएगा या बचाएगी जो भी है। ठीक है, क्या रहेगा उसमें? फूड ब्रेक करने का काम करेगी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्पेक्ट्रोकोकस। क्या रहेगा? स्पेक्ट्रोकोकस। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैस्ट्रिक जूस कॉन्टेंट्स, यानी कि जो जठर रस होता है, जठर रस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है अपने स्टमक में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टमक में। अब स्टमक में भी देखो पर्टिकुलर पार्ट्स में होता है। अब देखो स्टमक में क्या आके जुड़ता है? लीवर का भी जो बाइल जूस होता है वो स्टमक में आता है। देन स्टमक में भी क्या प्रेजेंट होता है? अपने HCl प्रेजेंट होता है। स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है, जो किसको एक्टिव करता है? जो करता है पेप्सिन को। पेप्सिन को क्या करेगा? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या करेगा? एक्टिव करेगा। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या करेगा? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या करेगा? डाइजेशन एक्टिव करेगा। क्या करेगा? पेप्सिन को कौन एक्टिव करता है? HCl एक्टिव करता है। देन इसमें देखो क्या और कौन कौन से पाए जाएंगे? HCl सिर्फ किसको करेगा? पेप्सिन को ही एक्टिव करेगा। बाकी सब पहले से एक्टिव होते हैं, लेकिन ये किसको करेगा? सिर्फ इसको ही एक्टिव करेगा। देन उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है अपने लाइपेज। क्या आएगा? लाइपेज। लाइपेज किस काम आता है? ये लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? लिपिड ब्रेक डाउन। देन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रेनिन। अब रेनिन देखो, बच्चों में जो दूध का पाचन होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते हैं, उनमें जो दूध का पाचन होता है वो किसकी वजह से होता है? रेनिन की वजह से होता है। बच्चों में क्या होता है? दूध का पाचन। बच्चों में दूध का पाचन किसकी वजह से होता है? रेनिन की वजह से होता है। रेनिन कराता है या करता है? रेनिन करता है। बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। जठर रस में कौन आता है? रेनिन, पेप्सिन और
लाइपेज। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। अब देखो अपने में क्या होता है, दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक तो होता है माइक्रो एलिमेंट्स और एक होता है मैक्रो। अब देखो मैक्रो एलिमेंट्स हो गया, क्या होगा, मैक्रो। देन दूसरे में क्या आएगा, टू टाइप्स हो गए, उसमें क्या आएगा, माइक्रो। ठीक है, अब इसमें कितने आएंगे, इसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो 8 एलिमेंट्स होते हैं इनमें सल्फर भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, मैक्रो में, ये किस में आएंगे, मैक्रो में आएंगे, मैक्रो एलिमेंट्स में आते हैं। लेकिन मैग्नीज क्या होता है, ये माइक्रो एलिमेंट्स में आता है, किस में आता है, माइक्रो एलिमेंट्स में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीज। इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीज। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन या एंड्रोजन का संश्लेषण या श्रवण करती हैं? यानी कि जो पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का सीक्रेशन कौन करती हैं? जो लेडिंग सेल्स होती हैं वो क्या करती है, अपने एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती हैं या संश्लेषण करती हैं। ठीक है, जिन दो सर्टोरी सेल होती हैं वो क्या करती हैं, जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनको क्या करेंगी, ये जो स्पर्म सेल होती हैं अपनी, क्या होती हैं, जो स्पर्म सेल होंगी अपनी, उनको क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कौन देगी, ये जो सर्टोली सेल होती हैं वो क्या करती हैं, इनको न्यूट्रिशन देती हैं। जब म्यूकस कोशिकाएं क्या होती हैं, ये म्यूकस का क्या करेंगी, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगी, क्या करेंगी, म्यूकस का सीक्रेशन कौन करेंगी, म्यूकस कोशिकाएं करेंगी। स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, जो अपने प्राइमरी स्पर्मेटिड्स होते हैं, प्राइमरी जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनका जो प्रिकर्सर होता है वो कौन होगा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर होगा लीडिंग सेल क्या होती है, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन या संश्लेषण करती हैं। देन बात करते हैं अपन किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। ये बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है, ये 6 से 8 क्लास वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या रहेगा, इसका आंसर होगा 37। जैसे मान लो अपन को इसको केल्विन में पूछा होता तो कितना होता, केल्विन में पूछते तो कितना आएगा, 310 केल्विन आएगा। ठीक है, देन मान लो आपको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा 98 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना आएगा, 310 केल्विन आएगा। और अगर आपको सेल्सियस में पूछा है तो सेल्सियस में क्या आएगा, 37। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 होता है। केल्विन में क्या होगा, 310 केल्विन होगा, और जो फ़ारेनहाइट है उसमें क्या होगा, 98 होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? डाइन क्या है, एक यूनिट है। अब इसमें अपन को क्या पूछा है कि 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के तुल्य होगा, कितने डाइन के तुल्य होगा, वो होगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 क्या होगा, डाइन के तुल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? अब ये देखो मैंने 2023 का जो क्वेश्चन करवाया था, देन मैंने करवाया था अभी 2021 का क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ये था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो रिपीट होते हैं और अपन को 2 नंबर या जितने नंबर का भी अपना क्वेश्चन होता है वो बोनस मार्क में मिल जाते हैं। तो वही चीज़ है कि PYQs को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? यही वाला 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, इसका रहेगा विकिरण। क्या रहेगा इसका, रेडिएशन या विकिरण। अब उसके बाद देखो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा, ध्वनि का वेग क्या होगा। अब देखो जो ध्वनि का वेग है, वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाता है तो जो दाब है उसका ध्वनि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उसका क्या रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही इसका आंसर रहेगा। फोर्थ आंसर इसका आपका सही रहेगा, पृथ्वी के पृष्ठ से। अब देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको 2021 के पेपर में करवाया है और 2 क्वेश्चन देख लो आपको रिपीट मिल गए। 2021 के पेपर में से क्या हुआ है, ये कब का पेपर है, 2015 का पेपर है। अगर आपने 2015 का पेपर करके 2023 का आपने क्वेश्चन पेपर दिया होता तो क्या होता,
आपके 2 क्वेश्चन आपको बोनस मार्क की तरह मिल जाते हैं। एज इट इज़ आपको ये क्वेश्चन मिला है, एट इज इट आपको इसका आंसर लगा के आ जाना था। चाहे आपको क्वेश्चन पेपर करके वो आपको ये नहीं पूछता कि आपने कहाँ से करा, क्यों करा, आपका बस आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखो क्या रहेगा, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग क्या रहेगा, 11.2 किलोमीटर। क्या रहेगा, 11.2 किलोमीटर। ठीक है, देन चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक जो रेशे हैं इनमें से अपन को पूछा है कि कौन से प्राकृतिक रेशे हैं। अब कपास क्या है, अपना प्राकृतिक नेचुरल है। ठीक है, सिल्क क्या है, सिल्क भी अपना नेचुरल है। ऊन क्या है, ऊन भी अपने नेचुरल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इसमें क्या हो जाएगा, ये सारे प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत है। यानी अपन को पूछा है कि CaO और SiO2 का क्या संगठन रहेगा। इसमें देखो इसका संगठन होता है 60 to 68 CaO में, देन उसके बाद है 70 to 24 क्या रहेगा, SiO2 में। ठीक है, इसका आंसर रहेगा C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये वाला अपन को पूछा है एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर आर, वेब ब्राउजर के उदाहरण पूछे अपन के। तो इसमें क्या रहेगा, अब देखो मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, नेटस्केप, मोजिला फायरफॉक्स। इसमें क्या है, ये देखो अपन को इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट और फिफ्थ। इसमें देखो अपन को लगाना है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस क्या है, सारे ब्राउजर के उदाहरण है, सारे वेब ब्राउजर के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब ये पाए जाते हैं अपन मंगल और जो बृहस्पति ग्रह हैं उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। यानी कि किस काम के लिए सोनार जो तकनीक है अपनी उसको काम में लिया जाता है। उसका काम रहेगा जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा जांचने के लिए, जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दिशा एवं चाल नापने के लिए। अब इसमें आएगा बी वाला ऑप्शन क्या है, इसमें आपका करेक्ट रहेगा। वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल नापने के लिए क्या किया जाता है, सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देन चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो नीचे दी गई अभिक्रिया, नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य रहेगा, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कार्बन अपचयित हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट आंसर क्या रहेगा आपका, थर्ड रहेगा। देन उसके बाद देखो फोर्थ रहेगा। तो अब देखो इसमें किसी भी ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ को साथ में नहीं दिया गया है, तो इसको आपको क्या माना गया था, बोनस। ठीक है, क्या माना गया था, इसको आपका बोनस माना गया था। ठीक है, ये आपको बोनस पॉइंट मिला था इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आपके, अगर आपने PYQs लगा के वैसे जाते तो आपके 2 वो हो जाते, देन तीसरा क्वेश्चन आपका ये सही हो जाता। अगर आप PYQs लगा के जाते तो PYQs लगाने का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, जो आपको सामने दिख रहा है कि 2-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो भी एज इट इज़। अगर थोड़ा बहुत सिमिलर होता तो भी मानते कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज इट इज़ आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसका मतलब PYQs लगाने का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग केमिकल, यानी अपन को जो ये 2FeSO4 7H2O, एक तो M की जगह क्या आएगा वो अपन को बताना है रिएक्शन के थ्रू, उसके बाद X, Y एंड Z, इनकी जगह क्या आएगा वो बताना है। तो इनकी जगह क्या आएगा, देखो पहले में लिखते हैं 2FeSO4, अगर इसकी रिएक्शन 7H2O के साथ करवाते हैं उस्मा, देन M की जगह क्या आएगा, M की जगह आएगा FeSO4, क्या आएगा FeSO4, और X की जगह क्या आएगा Fe2O3, देन Y की जगह क्या आएगा SO2 एंड SO3। जो ये वाली रिएक्शन होगी ना वो आपकी होगी करेक्ट। तो इसमें से कौन सी रिएक्शन है, FeSO4, देन उसके बाद क्या है Fe3
SO2 एंड SO3। देन ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। देन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, यानी अपन को इसकी क्या बतानी है, इसको अपन को डेफिनेशन बतानी है कि ये क्या है, ठीक है। देन पढ़ते हैं अपन, ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव्य, वह मात्रा, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ताप की वह मात्रा जो 1 लीटर, नहीं। ताप की वह मात्रा जो 1 मिली द्रव्य, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको ये वाला भी पता होता ना कि 1 किग्रा 1 kg द्रव्य, ठीक है, 1 kg द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु के कणों की संख्या क्या होगी, बताओ इसकी संख्या क्या होगी, इसकी संख्या होगी 1.51 इंटू 10 की पावर 23। इसका आंसर क्या रहेगा, 1.51 इंटू 10 की पावर 23। तो आई होप आप सब लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक नए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से आपने ज्वाइन किया होगा, सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। अब देखो ऐसी चीज़ें हैं कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको रिपीट लेके चल रही हूँ पेपर सॉल्यूशन में, उन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक एक बार सारे पेपर्स को चेक कर लें, एटलीस्ट एक बार तो आप उनको देख लें, ताकि अगर पेपर के टाइम पे अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने यहाँ तक सेशन को ज्वाइन किया, यहाँ तक आपने क्लास को देखा। मिलते हैं कल फिर अपन एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।